दो दीदी। जी हां, अब मुसलमान तबका भी, जिसको कि टीएमसी अपना बड़ा वोट बैंक मानती है, ममता बनर्जी खुद कहती हैं, कैमरे के सामने बार बार कहती हैं डंके की चोट पर कि जिस समुदाय से मुझे वोट मिलते हैं उनके पास मैं 100 बार जाऊंगी। वो जाती हैं और खुल करके बोलती हैं। वो ये भी दिखाने की कोशिश करती हैं कि वो नहीं डरती हैं। लगाने दो तुष्टीकरण के इल्जाम, अपीजमेंट के इल्जाम, वो डरने वालों में से नहीं है। हालांकि वो उसे सेकुलरिज्म का चोला उड़ाती हैं और यहीं से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में जाने का मौका मिलता है और कहीं ना कहीं भगवा लहर एक पैरेलल चलना शुरू हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं वहां की सियासी दशा और दिशा को बदलने की कोशिश में। मेरे साथ इस वक्त प्रोफेसर विशाल मिश्रा भी हैं। कैसे देखें ममता बनर्जी की सियासत को और अब मुसलमानों के उससे आगे आ जाने को? कुछ लोगों ने आज 46 लोगों ने 46 लोगों ने ये कदम उठाया है। हो सकता है कि कल इसके बाद और भी बहुत सारे लोग निकले। हो सकता है कि कई लोग अभी भी अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रहे होंगे, खौफ के मारे नहीं बोल पाते होंगे, अब शायद बोलना शुरू करें। प्रोफेसर विशाल मिश्रा। देखिए इमरान भाई, इस पूरे बंगाल के तुष्टीकरण को समझने के लिए हमें पहले तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ऐसा हुआ क्यों है। ये कहीं ना कहीं ठीक है, इसकी जो रूट काज है वो रूट काज जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान, आज़ादी के दौरान जिस तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल का डिवीज़न किया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बनाया। रूट तो उन्होंने वहाँ पे कम्युनल रखी थी, क्योंकि उन्होंने ढाका के उस समय के नवाब सलीमुल्लाह जी को अपील किया कि यू आर नॉट सेफ इन द हैंड ऑफ हिंदूज, आप हिंदुओं के हाथों में आप सुरक्षित नहीं है और ढाका का विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बात आज़ादी के दौर के दौरान थी। ये वही बंगाल है जो हिंदुस्तान का आज़ादी का इंटेलेक्चुअल का नर्व सेंटर हुआ करता था। और इसी नर्व सेंटर को, इसी नेशनलिज्म को तोड़ने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था कर्जन जी के समय में। आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि रिस्ले जो उस समय होम सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कर्जन को कि बंगाल यूनाइटेड इज ए पावर एंड डिवीजन ऑफ बंगाल विल पुल इट इन सेवरल वेज। यूनाइटेड बंगाल एक बहुत बड़ी शक्ति है और इसका विभाजन कई मानों में लाभकारी होगा। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि कर्जन ने क्या रिप्लाई किया कि कांग्रेस इज टॉटरिंग ऑन इट्स फीट। कांग्रेस अपने घुटनों पे लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरा सबसे बड़ा योगदान हो सकता है कि मैं कांग्रेस के शांतिपूर्वक दफन में सहभागी बन सकूं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ, एक तरफ तो कलकत्ता के टाउन हॉल, अल्बर्ट हॉल में शोक दिवस मनाया जा रहा था और वहीं दूसरी तरफ ढाका के नवाब सलीमुल्लाह साहब रिजॉयस पार्टी का आयोजन कर रहे थे। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी जो रूट है, जड़ें हैं, वो वहां पर विद्यमान हैं। लेकिन ये वही बंगाल है जहां इन सबके बावजूद भी अब्दुल लतीफ हुआ करते थे, जिन्होंने सबसे पहले बंगाल लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। पूरे मुसलमान में, मुस्लिम कम्युनिटी में साक्षरता के लिए काम करने वाले पहले शख्स वो थे, जिसे कलकत्ता आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आज उन्होंने नर्व को पहचान लिया था कि ये जो इलिटरेसी है, यही सबसे बड़ा जड़ है कि इन मुसलमानों को इन अंग्रेजों द्वारा बरकराया जा रहा है जी। लेकिन उसकी परिणति राजनीति के इस रूप में होगी, तुष्टीकरण के रूप में, आजादी के बाद, इसकी परिकल्पना नहीं की गई थी। आज यदि आप बंगाल को देखें तो आज ममता दीदी का जो बंगाल है वो तत्कालीन जब आजादी के आंदोलन के दौरान सुहरावर्दी साहब का बंगाल हुआ करता था, कमोवेश स्थिति वही है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जनवरी 1944 में अपनी डायरी में लिखा था कि किस तरीके से बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की जा रही है। तब तो बात जायज थी क्योंकि सुहरावर्दी साहब थे। लेकिन आज ममता जी को इस तुष्टीकरण की नीति को करने की क्या आवश्यकता है? वोट मिल रहा है ना? नहीं, क्या मिल रहा है? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने उस समय एक बिल लाया गया था, मैं आपको याद देना चाहूंगा, जिसका नाम था सेकेंडरी एजुकेशन बिल। और उस बिल में सारे इंस्टीट्यूशन में इस्लामीकरण करने की बात की गई थी। उन्हीं की अथक प्रयासों से इस बिल को रोका गया था। यहां बंगाल में लेफ्ट का रूल था। लेफ्ट के रूल के बाद ये ममता जी आई। ममता जी ने साफ साफ कहती हैं कि 30% वोट बैंक हमारा है ये,
मैं इस 30% वोट बैंक को ही जानती हूं, बाकी 70 को नहीं जानती हूं। मैं ममता जी के ही शब्दों में कहना चाहूंगा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जे गोरू दूध देई, बंगाली में जे गोरू दूध देई तार लतियो खेत हुई, मतलब जो दूध देगी उसका 2 लात भी सही है। आप मुझे बताइए, आप राष्ट्रीय राजनीति करते हैं, आपकी ये मानसिकता है? आप ये कहते हैं मैं एक बार नहीं 100 बार इफ्तार में जाऊंगी। इफ्तार में जाने से किसी ने नहीं रोका। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है 2006 में आई है, उसमें कहा गया है कि बंगाल का मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है हिंदुस्तान में। आप ये बताइए, उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आपने कौन से कदम उठाए? तुष्टीकरण के नियम के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा, जो है काजी नजरुल यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है, आलिया यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है, लेकिन उस स्थापना के अलावा कितने स्कूल खोले गए, कितने लोगों को रोजगार दिए गए? 1.5% मुस्लिम केवल शिक्षा जगत में रोजगार में कार्यरत है बंगाल में। बाकी जो 27% है वो एग्रीकल्चरल में है, और बाकी जो लगभग 1.5% बचे हैं वो अन्य एक्टिविटीज में हैं। तो आप बताइए उनका फ्रस्ट्रेशन कहां जाएगा? आप उनको रोजगार दीजिए, आप उनको समाज की मुख्य धारा में लाइए। आज जो 46 लोगों ने रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने 2 बातें कही हैं कि इसको डील करने के लिए आपके पास 2 तरीके के विकल्प हो सकते हैं। नंबर 1, बिना किसी जाति धर्म की परवाह किए जिसने गलती की है उसको आप सजा दीजिए, और दूसरा, इन मुस्लिम यूथ के लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम को शुरुआत कीजिए। इसी की तो मांग की, जेंडर सेंसिटाइजेशन की प्रोग्राम की शुरुआत कीजिए। अभी आप देखिए क्या हुआ, वो डॉक्टर के ऊपर हमला हुआ, न्यूज में आ रहा था 250 लोगों ने एक डॉक्टर को मारा। ये कहां की मानसिकता दर्शाती है? वो जो मॉडल थी मिस इंडिया, उनके कैब के ऊपर हमला हुआ, और ये आपकी कौन सी मानसिकता दर्शाती है? आप बंगाल को किधर लेकर जाना चाहते हैं? क्या बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? बात है प्रोफेसर साहब कि अब मुसलमानों और इस सबकी ये जो पिछले 50 सालों में तुष्टीकरण की नीति चली है, मुसलमानों की तरफ से सामने आई है, इसलिए ज्यादा मैं चांसलर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। केवल और केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है मुस्लिम कम्युनिटी को। जाना चाहूंगा अभिजीत के पास जाना चाहूंगा। अभिजीत, मनमोहन सिंह साहब ने भी एक बार कहा था, जब वो वजीर आजम थे हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों में सबसे ज्यादा हिस्सा या सबसे पहला हक जो है वो अकलियतों का है, बिलखुसूस मुसलमानों का है। और उन्हीं के दौर में या उसी कांग्रेस के कार्यकाल में ही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, जिससे ये पता चलता है कि उन्हीं के 50-60 साल के शासनकाल में मुसलमानों की क्या दुर्गत हुई है। तो ये जो अपीजमेंट है, और आज कांग्रेस कहां है हिंदुस्तान की सियासत में, ये भी हमने देख लिया 2019 के इंतखाबात के बाद, और भी सियासी जमातें कहां हैं। तो ये जो सियासत है इस वक्त जो चल रही, ममता बनर्जी जिसको लेकर कि वो पुरानी सियासत को लेकर जितनी कॉन्फिडेंट हैं, क्या लगता है उनको वहां पर इसका फायदा मिलेगा जिसके लिए वो लड़ रही? सीधी बात है, राजनीति है, हम सब जानते हैं, लेकिन उससे समाज का वो नुकसान जो कर रही है उसी के लिए अब समाज फिक्रमंद है। क्या लगता है वो अपनी सियासत में इस तरह के एतराज के बाद कुछ पीछे हटेंगी, या कुछ उनमें अपने आत्मनियंत्रण आएगा? आपको लगता है? देखिए, बंगाल में भी अगर आप देखें, बंगाल के बजट का भी अगर आप स्टडी करें तो बंगाल के बजट में 2017-18 के बजट में 2800 करोड़ रुपए सिर्फ मदरसा एजुकेशन और जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए दिए गए थे, जबकि इरिगेशन के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए जो है 1500 या 1600 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो मान लीजिए आप मुसलमान युवा को शिक्षित भी कर देंगे मदरसा वाली ट्रेनिंग में, जहां पर उसको कि ना साइंस पढ़ाया जा रहा है, ना मैथ्स पढ़ाया जा रहा है, ना कुछ और पढ़ाया जा रहा है, जो मतलब कि वो किसी भी रोजगार के लिए उपयुक्त नहीं है। उस युवा को अगर आप दे भी देते हैं पैसा पढ़ने के लिए तो क्या करेगा? उसके पास कोई और मौका नहीं रहेगा। आप इसके पहले देखें किस तरीके की हिंसाएं वहां पर लगातार होती रही हैं, या जिस तरीके से जमाते इस्लामी के बहुत सारे संगठनों के रूप में बंगाल के विभिन्न हिस्सों में जिस तरीके से वो अपने कदम जमा रहा जमाते इस्लामी, उसको भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बंगाल के मुसलमान को किस दिशा में ले जाने में ममता बनर्जी अपना सहयोग दे रही हैं। जब आपको जानकर यह हैरत होगी कि जनरली ऐसा होता है कि जब बांग्लादेश में नया प्रधानमंत्री चुन के आता है या प्रधानमंत्री द्वारा चुना जाता है तो उसे शुभकामना बंगाल की तरफ से जाती है, बंगाल के चीफ मिनिस्टर उसे शुभकामना देती हैं। लेकिन जब शेख हसीना दोबारा चुनी जाती हैं तो ममता बनर्जी उन्हें कोई शुभकामना नहीं देती हैं। कारण उसका यह है क्योंकि जमाते इस्लामी के जो आतंकवादी जिन्होंने बंगाली बोलने वाले हिंदुओं और मुसलमानों पर एक तरीके से अत्याचार समान रूप से किया था 1971 के आसपास में, उस वक्त जिन्होंने उनको फांसी पर चढ़ाया था उन सारे लोगों के ऊपर आज कार्रवाई हो रही थी। तो ये ममता बनर्जी का जमाते इस्लामी के साथ जो संबंध है वो दिखता है। अहमद इमरान हसन जिनको कि उन्होंने राज्यसभा का मेंबर बनाया और बड़े नेता के तौर पर वहां दिखते हैं, वो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जमाते इस्लामी का बंगाल में नींव रखी थी। सिम्मी के भी बंगाली जो वर्जन था उसके वो अध्यक्ष रहे और उनका इस प्रकार की गतिविधियों में लंबे समय से रोल रहा है। लेकिन आज वो बंगाली भाषा, ममता बनर्जी तो ये भी इल्जाम लगाती हैं कि लेफ्ट के साथ में, लेफ्ट के दौर में जो लोग उस वक्त गुंडागर्दी करते थे, क्रिमिनल माइंडेड थे,
वही लोग आज की डेट में बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, इधर शिफ्ट हो गए हैं और उन्होंने 2019 के इंतखाबात में ममता बनर्जी को चैलेंज करने के लिए वहां पर गड़बड़ियां फैलाई, जिसके चलते आज भी उन्हें निपटना पड़ रहा है, ऐसा वो इल्जाम लगा। जी, मैं इसका भी इस प्रश्न का जवाब देता हूं। उसके मुझे एक बात और कहनी है। पहली चीज तो ये कि अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, अगर ममता बनर्जी को ऐसा कुछ होता हुआ लग रहा है, तो वो लगातार 2011 से लगातार चीफ मिनिस्टर बनी हुई हैं। अगर उन्हें इस प्रकार की कोई घटनाएं दिखती हैं तो वो कानूनी कार्रवाई करें, जो भी न्याय सम्मत कार्रवाई है उसमें करें, उनको मौका दें, वहां पे कार्रवाई हो, और अगर ऐसा लगता है तो दूध पानी हो जाएगा। लेकिन वैसा कुछ होता दिखता नहीं है, क्योंकि वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। मूलतः जो भी इस प्रकार की घटनाएं हैं वो कर कौन रहा है, वो बिल्कुल कांग्रेस, बिल्कुल टीएमसी के लोग, जो टीएमसी की ब्यूरोक्रेसी में भी जो टीएमसी पहुंच गई है उसका ही नतीजा है। आप देखिए बशीर, आज ये कहती हैं कि बंगाली बोलने वाला ही बंगाल में रहेगा, बट बशीर घाट में जब 17 और 18 साल के युवा जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, उन्होंने बोला कि हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे और बंगाली पढ़ेंगे तो उन्हें गोली मार दी जाती है। आपको जान के हैरत होगी कि आज तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है और उनको हिंदू रीति रिवाजों से जो उनके संस्कार होते हैं वो नहीं हो पाए हैं। उनके परिवार आज भी हड़ताल पे बैठे हुए हैं कि हमारे बच्चों के कम से कम संस्कार हो जाएं, अंतिम संस्कार, वो नहीं हो पाए हैं क्योंकि ममता बनर्जी की पुलिस ने उनके ऊपर बंदूक चलाई थी। इसके बाद आप देखें कि विकास में तुष्टीकरण में अंतर क्या है। प्रधानमंत्री भी विकास की बात करते हैं और माइनॉरिटी सेक्टर के लिए भी विकास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने 2018 में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम नामक एक योजना की शुरुआत की थी। अभी मुख्तार अब्बास नकवी जी का इंटरव्यू आया था इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें उन्होंने कहा था कि 6 लाख जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनको डिजिटलाइज करिए आप, और वहां पर जो भी आप एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे या स्किल हुनर सिखाने के जो भी इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे, उसको जो भी फंडिंग की जरूरत होगी वो सरकार देगी। आप देखिए कि वो भी 100% देगी, 100% देगी। तो आप देखिए कि क्लैरिटी कितनी ज्यादा क्लैरिटी है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि हमको इनका विकास करना है। आप सच्चर कमेटी जब बनी थी उसके बाद एक MA फातिमी मिनिस्टर ऑफ MHRD स्टेट हुआ करते थे उस वक्त 2009 में, उसको उनके अध्यक्षता में एक दूसरी कमेटी बनाई गई थी कि एजुकेशन में मुसलमानों की सहभागिता को कैसे बढ़ाया जाए। तो उस पर भी उस कमेटी की रिपोर्ट अभी कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण जो तत्व, जो तुष्टीकरण वाले तत्व होते हैं मुस्लिम समाज में, वो आगे आके बोलने लगे कि इससे इस्लाम खतरे में चला जाएगा। ये सारी रणनीति हो रही है। ममता बनर्जी अपने संवैधानिक दायित्वों को, जिसमें कि वो ये ओथ लेती हैं कि मैं राइट ऑफ ऑल की बात करूंगी, मैं किसी भी भय और किसी भी जो है फेवर के बिना काम करूंगी, उन सारी बातों को भूल चुकी हैं और इस प्रकार की राजनीति कर रही है। एक अच्छी बात है कि मुस्लिम समाज के अंदर से इस प्रकार की आवाज आई है, और जब समाज स्वयं जाग जाता है तो धीरे धीरे राजनीति करने वाले जो भी दाव होते हैं वो फेल हो जाते हैं, और कुछ दिनों में वो दाव भी फेल होते हुए दिखेंगे। ये बहुत अहम बात है। समाज का जागना, भले ही तादाद कम है लेकिन एक शुरुआत हुई है, और बंगाल की धरती तो कही जाती है जन जागरूकता के लिए पहचानी भी जाती है, और आजादी के पहले से और उसके बाद, उससे पहले से भी जो सुधार हुए समाज में उसके लिए भी जानी जाती है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, और वहां से अगर ये बात आ रही तो इस पर बहस होती रहनी चाहिए और पूरे देश में इसका मैसेज जाना चाहिए हर लेवल पर। मेरे साथ तौसीफ अहमद साहब हैं। तौसीफ ने भी बंगाल की असलियत बताई। उन्होंने कहा कि दूसरे लोग भी इस तरह के जुल्म कर रहे हैं, आप उस तरफ भी ध्यान दीजिए। ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन कहीं ना कहीं तो समाज को जोड़ने के लिए पहल तो शुरू होनी चाहिए ना। और अगर यहां से पहल शुरू हुई है तो आप भी कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा खुशाइंद कदम है, लेकिन तौसीफ साहब, आप वहां की असलियत भी जानते हैं। क्या वहां की सियासत इस तरह की बातों पर गौर खोज करेगी? वहां का समाज इस तरह की बातों को जल्दी एक्सेप्ट कर पाएगा? इस पर जरा रोशनी डालिए। जी हाँ, अब ये तो इस पे ऑलरेडी देखिए घर के ड्राइंग रूम में बैठ करके जो चर्चा होता है, खासतौर से मैं तो साफ कहूंगा, जब यासिर जिलानी साहब साफ बोल रहे हैं तो मैं भी कहूंगा कि उलमा हजरात इसको होने देंगे, अच्छी बातों को। उनकी दुकानदारियां तो नहीं बंद हो जाएंगी, उनकी जो जिस तरह से वो कौम को लीड करने के ख्वाब देखते हैं, कहीं उससे ना पीछे हो जाए, इसके लिए वो कभी ऐसा ना करने देंगे। ये मुश्किल भी है। नहीं, देखिए, कुछ उलमाओं में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सियासी मफाद के लिए या थोड़ा मीडिया अटेंशन के लिए वो लोग आकर के कुछ एक पब्लिक लाइफ में आ जाते हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी के जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं उलमा हजरात, वो सियासी मामलों में पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं देते। वो दीन के मामलों में ही रहते हैं और वो सियासत में नहीं आते। और जो लोग आते हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया गया टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम के बारे में, तो वो तो उनको सियासी वो प्रिविलेज जो है वो मजे ले रहे थे, और आखिरकार कौम के लोगों ने ही उनको उठा करके वहां से फेंक दिया। क्योंकि देखिए, कौम बेदार है, वो देखती है, वो समझती है। अगर कोई जो है मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम पॉपुलेशन को टेकन फॉर ग्रांटेड केस समझता है तो ये गलत है।
क्योंकि लोग उनको जवाब देगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं जगह पे मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया है, कुछ जगह पे एमपी जिताकर निकाल ली बीजेपी ने वेस्ट बंगाल से एक एमपी जिताकर विष्णुपुर से निकाल ली, और क्या चाहिए? जी हाँ, तो ये तो कहीं ना कहीं वो तो नाराजगी है गवर्नमेंट ऑफ द टाइम के खिलाफ, तो वो तो आपको दिखेगा वोट में। देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो परसेप्शन है जिसके लिए ये लेटर लिखा गया, ये परसेप्शन को खत्म करना चाहिए और ये एक पहल है। तो परसेप्शन को खत्म करने के लिए ये जो अपीजमेंट वाली बातें जो कही जाती है मीडिया में, चाहे कोई भी कहता हो, वो बंद होना चाहिए कि ताकि आपको दिखना भी चाहिए कि आप जो है इक्वल है। क्योंकि जब ममता बनर्जी अगर कोई मुस्लिम अपीजमेंट का एग्जाम्पल देता है, तो मैं हिंदू अपीजमेंट का भी एग्जाम्पल दे सकता हूं कि ये दुर्गा पूजा के लिए क्लब में चंदा दिया जाता है। तो मेरा कहना यह है कि आप ये अपीजमेंट वाला चीज को बंद करके आप एम्पावरमेंट वाला काम कीजिए, ताकि ये कोई परसेप्शन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इससे एक्चुअली नुकसान होता है। और जहां पे जुल्म करने वालों को कि मुहर्रम के त्योहार के बाद मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा, तो ये अपीजमेंट नहीं है तो क्या है? आप हमें ये बताइए, ममता बनर्जी जी कहती हैं कि हिंदू मूर्तियों का जो नवरात्रि में होता है उसका विसर्जन मुहर्रम के बाद किया जाएगा, ये अपीजमेंट नहीं है तो क्या है? ये कहती हैं कि हम केवल 30% लोगों के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि इन लोगों ने हमको वोट दिया है, बाकी 70% से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये अपीजमेंट नहीं है तो क्या है? तुष्टीकरण का मतलब होता है शॉर्ट टर्म गेन के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरों के हितों का नुकसान करते हुए तात्कालिक लाभ लेना। और पिछले 55 सालों से केवल और केवल मुस्लिम समुदाय को तुष्टीकरण के लिए यूज किया गया है, अगर वोट बैंक के लिए केवल यूज किया गया है। क्या मुस्लिमों को, आप हमको बताइए, पिछले 55 सालों में मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए क्या कार्यक्रम चलाए गए? तो तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? सिस्टर निवेदिता का 150 साल की जयंती मनाने की परमिशन नहीं दी गई। सिस्टर निवेदिता की जयंती मनाने की परमिशन नहीं दी गई 150 सालों के 150वीं जयंती। क्यों? क्योंकि उस जयंती के संचालन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भागवत जी कर रहे थे, उनको स्पीच देना था। ये अपीजमेंट नहीं है तो क्या है? आप वहां के जो इमाम साहब होते हैं उनको आप मंथली रेन्यूमरेशन देते हैं, ये अपीजमेंट नहीं है तो क्या है? आप वहां के बच्चों को स्कॉलरशिप दीजिए, आप उनको पढ़ाइए, आप उनके हायर एजुकेशन तक की व्यवस्था कीजिए। रूट पर, जड़ों पर काम करना होगा। तात्कालिक लाभ के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बांटने से कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली उनको सोचना होगा कि बंगाल किधर जा रहा है। फिर देखिए प्रोफेसर, आपने देख लिया इमरान, आपने देख लिया वेस्ट बंगाल में हिंदू कार्ड भी फेल हुआ, मुस्लिम कार्ड भी फेल हुआ। जो नताइज है उन्होंने साफ क्लियर कर दिया, इट इज इंडिया कार्ड विच हैज वन। और आगे जाके आप देखना, इंडिया कार्ड पूरे हिंदुस्तान में चलेगा, ना हिंदू कार्ड चलेगा ना मुस्लिम कार्ड चलेगा। यासिर जिलानी साहब, आप तो एमआरएम से जुड़े हुए हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इल्जाम तो फिर कुछ उन तंजीमों पर भी लगता है, जो उन भगवा तंजीमों पर, कि वो भी अपने हिसाब से अपीजमेंट कर रही हैं और तुष्टीकरण की वो भी एक तरफ से राजनीति कर रही हैं, उसी का रिएक्शन होता है और वो ममता बनर्जी भी अपने ढंग से उसकी राजनीति करती है। तो फिर गलत क्या है? नहीं, देखिए, जब जितना मैं बंगाल को जानता हूँ और मैं बहुत करीब से जानता हूँ, और आप लोग जो मुझे जानते हैं, आपको मालूम है कि मैं ग्राउंड पे काम करता रहता हूँ। मैं कोई ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स या स्टूडियो पॉलिटिक्स मेरी तो है नहीं। आपने देखा है कि मैं ऑलमोस्ट साल भर में 6 महीने तो मेरे प्रवास रहते हैं दूसरे रियासत के अंदर। देखिए, मैंने जो बंगाल को देखा है, बंगाल के मुसलमानों से मेरी लगातार बात होती रहती है। अभी हमारे एक युवा लॉयर हमारे साथ बंगाल से जुड़े हुए हैं। मैं इनको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी कौम के ऊपर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं करता है। आप देखिए कि अभी हमारे अभिजीत भाई ने एक बात कही, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। कुछ तंजीमें, जो फैनेटिक सोच की तंजीमें, जब आप अपने अंदर बसाएंगे, उनको अपने घर के अंदर एंट्री करेंगे, तो इस तरह के रिजल्ट आएगा। देखिए, जब तक बंगाल के मुसलमान खास करके एक अलग सोच के, खानकाही सोच के, एक जो हमारे संतों के दरवाजे तक जाने वाले थे, ज़्यादातर तादाद 90% जो वहाँ के मुसलमान थे, वो कहीं ना कहीं ख्वाजा गरीब नवाज से, महबूब इलाही जो दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया साहब है, और जितने भी बड़ी दरगाहें हैं वहाँ से उनकी वाबस्तगी थी। आप उठा के देख लें कि किसी तरह का कोई मसला नहीं था, कोई खराबी नहीं थी, कोई एक दूसरे से। आप ही ने कहा, हमारे युवा साथी ने कहा कि जब बंगाल में आप पहले पूछते थे कि आप कौन है, तो कोई भी हिंदू और मुसलमान नहीं कहता था, वो पहले कहता था मैं बंगाली हूं, और वो बहुत फक्र की बात होती थी। लेकिन इन आप 10 साल के आंकड़े मेरे युवा साथी जरूर बंगाल के छोटे छोटे जिलों में निकाल के देखिए, कुछ तंजीमें
जो बिल्कुल फैनेटिक बात करती हैं, जो बिल्कुल ये कहती हैं कि जो सामने वाले रिलीजन के लोग हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं, उनको आप कैसे रोकेंगे? आप उन पे कैसे लगाम लगाएंगे जब आपकी वजीर आला नहीं आपकी इन्हीं की वजीर आला इनकी रियासत की वजीर आला उन्हें बाकायदगी के साथ उन्हें रेड कारपेट दे रखा है, तो आपके बच्चों के मुस्तकबिल कैसे अच्छे होंगे? आपको नहीं मैं एक 10 सेकंड में जोड़ दूं। आपको जब ये खुला ऑफर है कि 5 करोड़ छात्रवृत्ति अगर केंद्र सरकार दे रही है तो बंगाल के बच्चे कहां हैं? बंगाल क्यों नहीं किसी भी योजना जो भारत सरकार की यूनिवर्सिटी चला रही है उसके साथ वो जुड़ती है? सुनिए एक मिनट यासर, मेरी बात सुनिए थोड़ा सा। देखिए क्या है, अभी इन्होंने बात करी है अभिजीत द्विवेदी ने कि ममता ने 2800 करोड़ रुपया मदरसा अपलिफ्टमेंट के लिए दिया, चलो अच्छा किया, लेकिन उन्होंने उस स्कीम में SPQEM स्कीम जो है एडमी स्कीम है जहां मदारिस के बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, खेलकूद ये सब एक मॉडल मदरसा बनाने वाली बात है, उन्होंने वो बात नहीं की। बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जनाब मोदी साहब, उन्होंने ये कहा कि 100 मदरसे बनाएंगे जो एडवांस मदरसे होंगे जहां बच्चा दीन की तालीम भी हासिल करेगा, कुरान भी फरफर पढ़ेगा और वो साइंस खेलकूद में भी आगे बढ़ेगा। जरूरत इस बात की है, आखिरकार ममता ने इतने साल में या ज्योति बसु ने 30 साल में या बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इस पे काम क्यों नहीं किया? जब तक तालीम पे काम नहीं होगा, मुसलमानों को, मुस्लिम बच्चों को उस घेटो माइंडसेट से आगे नहीं निकाला जाएगा। और जब तक कि जैसा वजीर आजम ने कहा है कि एक हाथ में कुरान एक में कंप्यूटर, जब तक ममता उस रास्ते पे नहीं चलेंगी मैं नहीं समझता कि अगले इलेक्शन में उनको शायद कामयाबी हासिल हो। तालीम जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बात को ममता अभी तक नहीं समझ पाई है। ये बहुत बड़ी बात है और वो अभी पुराने ढंग की राजनीति कर रही हैं और उनको उसी पर फख्र भी है और उनको लगता है वो ये इस नाकामी के बाद 2019 के आम इंतखाबात में जो झटका लगा है, बावजूद इसके अगर वो ये सोच रही हैं कि इसी आधार पर विधानसभा का चुनाव भी वो निकाल लेंगी तो हो सकता है कि वो गलत हो, क्योंकि समाज के अंदर भी अब कहीं ना कहीं इस पर चर्चा होने लगी है। समाज को भी अपना मुस्तकबिल देखना है, सुकून भरी जिंदगी देखना है, अपने बच्चों का अच्छा एजुकेशन और एक अच्छा समाज देखना है। और जब ये समाज अपने अंदर से खुद कहता है कि हमारे बच्चों को जरा ढंग से जिंदगी जीने की ट्रेनिंग दीजिए, ये भी हुकूमत से गुजारिश है कि वो करे, कि वो कानून का पालन करना सीखें, वो अपनी जिद छोड़ें, वो ढंग से रहें, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस पर बहुत खुलकर बात होनी चाहिए। ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि समाज के खुलने की बात है। और यही हमारा मजहब भी सिखाता है कि अपने दरवाजे खोलो, इकरा, अपने दिमाग को खोलो। बार बार कुरान करीम में आया है कि आप गौर कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए, और जब समाज अपनी अच्छाई के लिए गौर व फिक्र करने लगे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। ये तो अल्लाह की राह है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। आप लोगों ने वक्त दिया, ये बहुत अच्छा पैनल था, इसको समझिएगा, इसको गौर करने की कोशिश कीजिएगा, यही मेरी गुजारिश है।